हेलो डियर, यहाँ पे नेट 2019 का एक क्वेश्चन है और वो भी इलास्टिक कोलिजन पे ही बेस्ड है। मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को पॉज करके थोड़ा सा देख लो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? बेसिकली ये है कि एक बॉडी ए है जिसका मास 4m है, अपनी स्पीड u से कोलाइड करने वाली है किसके साथ? अनदर बॉडी b ऑफ मास 2m एट रेस्ट। सेकेंड बॉडी जो रेस्ट पे है उसका मास 2m है, उसके साथ कोलाइड कर रहा है। द कोलिजन ऑफ इज हेड ऑन एंड द इलास्टिक इन नेचर। क्या है? एक तो हेड ऑन कोलिजन है और इलास्टिक इन नेचर है। इलास्टिक नेचर का मतलब क्या होता है? इलास्टिक नेचर का मतलब होता है कि जब भी कोई दो पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसका शेप क्या होना चाहिए? रीगेन करना चाहिए। इसका मतलब उसके जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहेगी। आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए इज। इसमें क्वेश्चन ये था कि फ्रैक्शन लॉस बाय द कोलाइडिंग बॉडी है। कई लोग क्या होता है ना, ये हड़बड़ी में क्या करते हैं, इसको इन इलास्टिक का सोचते हैं, क्योंकि इन इलास्टिक के केस में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होता है जब पार्टिकल कोलाइड करते हैं तो। बट उन लोग भूल जाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है भाई। क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है बॉडी ए का लॉस पूछा है यहाँ पे। तो चलो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टेप वाइज देखते हैं। पहली बात, यहाँ पे ऑब्वियस बात है, गिवन है पिक्चर में कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 4m है। इसको मैं बना दे रहा ताकि और मज़ेदार है, अच्छे से समझें इसको। चलो, गिवन क्या क्या है पहले देखो। एक ऑब्वियस बात है 4m है तो इसका मास थोड़ा सा लार्ज रहेगा, ठीक है। चलो, अरे रे रे, हल्का सा करते हैं। ओके, चलो यहाँ पे देखो, बॉडी ए का मास कितना गिवन है? बॉडी ए का मास गिवन है 4m। सेकेंड बॉडी का मास गिवन है m 2m। ओके, और यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हुई है। अभी देखते हैं ए की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, 4m और ये हो गया 2m। अच्छा, इलास्टिक इन नेचर मैंने वही बताया क्या होता है। जब भी कोलिजन होगा तो बॉडी के अंदर का शेप और साइज़ क्या होता है? वो क्या होता है? डिस्ट्रॉय होता है, बेसिकली डिफॉर्म होता है। बट आफ्टर कोलिजन फिर अगेन अगर वो शेप और उसकी जो शेप है, उसकी जो साइज़ है, अगेन रिगेन करेगा, तो ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। और इलास्टिक कोलिजन के केस में जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू होता है 1 होता है। ये बेसिक बात है। दूसरा क्या, यहाँ पे तुमको दिख रहा है ना, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। सो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम भी क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। ये थोड़ा सा बातें याद रखना है। और क्या, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, टोटल काइनेटिक एनर्जी वैल्यू क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। क्लियर? ये याद रखना है। तो 3 पॉइंट्स क्या, कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होती है हमेशा। लीनियर मोमेंटम तो ऑलवेज सारे इलास्टिक एंड इलास्टिक पार्शियल इलास्टिक के केस में मोमेंटम कंजर्व करना है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो लगता ही नहीं है ना, दैट्स वाई। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? कंजर्व रहता है। जब इस सबको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हमको एक वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। और क्वेश्चन के अंदर वही तो पूछा है कि बॉडी ए के अंदर कितने सारे काइनेटिक एनर्जी की लॉस हुई है, लेकिन फ्रैक्शन के फॉर्म में पूछा है। और एक और बात क्या दिया है, देखो, बॉडी ए मास मूविंग विद द स्पीड यू। अच्छा है, बॉडी ए कितने स्पीड से जा रहा है? यू से जा रहा। 2m की वैल्यू क्या है? यहाँ पे रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। कोलिजन की बात का वेलोसिटी गिवन नहीं है, तो लेट सपोज v1 की स्पीड कितना हो गया? v1। v2 की वैल्यू b की वैल्यू कितना हो गया? v2। अब इलास्टिक कोलिजन के केस में हम v1 और v2 को जब सॉल्व कर उसकी फार्मूला जब कैलकुलेट करते थे, तो ऑब्वियस बात है मोमेंटम को कंजर्व किए थे और काइनेटिक एनर्जी को भी कंजर्व किए थे। और दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करके, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक फार्मूला बनाए थे। ये भी याद होनी चाहिए। क्या है भाई? देखो, v1 इज इक्वल टू क्या होता है? m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m2 इंटू u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। v1 सिमिलरली v2 की वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m2 माइनस m1 इंटू u2 प्लस ट्वाइस ऑफ दी m1 इंटू u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब देखो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि बॉडी ए में काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हुआ। तो
यहाँ से देखो इस इक्वेशन से V1 और V2 को कैलकुलेट कर लो। और क्वेश्चन तो ऐसा है ना कि काइनेटिक एनर्जी किसका, ए का, तो ए का काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इनिशियल कितना है, इनिशियल वैल्यू कितना होगा, हाफ इंटू m1 इंटू u1 स्क्वायर, जो इनिशियली जो भी स्पीड है उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, आफ्टर कोलिजन उस पार्टिकल का जो एनर्जी होगा फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ इंटू m1 इंटू v1 स्क्वायर। अब इस इक्वेशन के अंदर फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी ध्यान रखना है। देखो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, पहले लॉस निकालो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, लॉस का मतलब क्या होता है, पहला एनर्जी ज़्यादा था, आफ्टर कोलिजन एनर्जी कितना हो गया, कम हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या करेंगे यहाँ पे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी तो आ जाएगा। बट फ्रैक्शन पूछा है ना, तो फ्रैक्शन के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसको हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास फ्रैक्शन इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। और इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ये एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा है। चलो एक एक करके वैल्यूज कैलकुलेट करते जाते हैं। सबसे पहले तो V1 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो V1 की वैल्यू क्या होगा, V1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे। देखो M1 की वैल्यू क्या है उसको देख लो, M1 की वैल्यू कितना था 4m, M2 की वैल्यू कितना था 2m, क्लियर। U1 की वैल्यू कितना है, कितना स्पीड से आ रहा है, ये आ रहा था U से आ रहा था। और सेकंड U2 की वैल्यू ऑब्वियस सी बात था रेस्ट में था, तो होल वैल्यू हो जाएगी 0, तो इसको ज़्यादा सॉल्व कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। M1 के लिए 4m प्लस 2m, M2 की वैल्यू जब इसको सॉल्व करोगे ना, V1 की वैल्यू क्या आएगा देखते हैं। देखो 4m माइनस 2m कितना हो गया 2m, 4m प्लस 2m की वैल्यू कितना हो गया 6m। अब यहाँ पे क्या लोग गड़बड़ी करते हैं, देखो यहाँ पे देखो यार, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट करने आते हैं ना, ये तो बेसिक बातें हैं। 2 3 जा 6 हो गया, सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल कितना हो गया, ये हो गया, ये कितना हो गया u/3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे u1 की वैल्यू गिवन है, v1 भी कैलकुलेट हो गया, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी मुझे पता चली जाएगा, और उसको फ्रैक्शन में डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन लॉस कितना है, डेल के लॉस डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा हाफ इंटू m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू m1 v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ इंटू m1 u1 स्क्वायर। चलो वैल्यूज पुट करते जाते हैं। अरे दिख रहा है कि हमें इसमें से हम अगर कॉमन निकालते हैं, क्या क्या कॉमन निकल सकता है, हाफ कॉमन निकल सकता है, हाफ, तो अब इस बात कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली अगर न्यूमरेटर से अगर m1 भी कॉमन निकालते हो, वो भी किसके साथ कैंसिल आउट होने वाला है, डिनोमिनेटर के साथ। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग हमारे पास बचा है u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइड बाय u1 स्क्वायर। अच्छा u1 की वैल्यू गिवन था कितना था, u स्क्वायर हो गया, v1 की वैल्यू कैलकुलेट किए कितना था, u/3 होल स्क्वायर, u1 की वैल्यू अगेन u स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे देखो फिर से वही बन रहा है, u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, अच्छा 3 के स्क्वायर कितना होता है 9 डिवाइड बाई u स्क्वायर। अगेन न्यूमरेटर से अगर u स्क्वायर को कॉमन निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, और रिमेनिंग क्या बचेगा 1 माइनस 1/9। अच्छा फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन आता होगा तो और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो 1 माइनस 1/9 कितना हो जाएगा, नहीं आता तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 9 1 जा 1 जा डिवाइड बाई 9, कितना हो गया 9 माइनस 1 8, 9 1 जा 9, ठीक है। सो आंसर कितना हो गया 8/9। तो फ्रैक्शन लॉस इन द फर्स्ट पार्टिकल कितना आया भाई, ऑप्शन सी 8/9। क्लियर, आई होप कि तुम लोग को समझ आया होगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से तुमको ये क्वेश्चंस करना चाहिए, 2018 में नीट का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पॉज करके थोड़ा सा रीड कर लो और इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। अब देखो क्या क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये था मूविंग ब्लॉक हैविंग मास m collides with the another stationary block having a mass 4m. The lighter block comes to the rest after collision. When the initial velocity of the lighter block is v, then the value of the coefficient of restitution e will be. अब यहाँ पे हमको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा अगर तुम इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखोगे, कई लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ही नहीं पता होता और ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं, जो कि डायरेक्ट फार्मूला बेस पे क्वेश्चन है ये। और अगर पता है तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करते हैं, हड़बड़ी में सॉल्व करते हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है इसमें। चलो मैं इस क्वेश्चन को ड्रा कर रहा, पहले तो पिक्चर बना रहा, इसके बाद सॉल्व करते हैं।
तुम लोग ट्राई करो कि खुद से सॉल्व करो, पॉज कर लो और फिर इसके बाद मैच करना कि कहाँ पे गलती हुई है और उस गलती को सुधारना है। अभी टाइम है तो अभी सुधार सकते हो, बाद में एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में फिर रोने के सिवा कुछ होता नहीं है। तो ये रहा लाइटर ऑब्जेक्ट और एक था लार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो यहाँ पे सबको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, अ मूविंग ब्लॉक ऑफ मूविंग हैविंग मास m, स्मॉलर ब्लॉक का मास है m, कोलाइड विद द अनदर स्टेशनरी ब्लॉक हैविंग द मास 4m। स्टेशनरी ब्लॉक बोला है मतलब कि ऑब्वियस बात वेलोसिटी कितना हो गया 0। ये क्या किया, यहाँ पे कोलाइड किया। द लाइटर ब्लॉक कम्स टू द रेस्ट आफ्टर द कोलिजन, जो लाइटर ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कितना हो गया 0 आफ्टर द कोलिजन। एंड व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ब्लॉक इज v, इनिशियल वेलोसिटी का मास कितना है, इनिशियल वेलोसिटी है v, किसका, लाइटर ऑब्जेक्ट का। देखो स्टेटमेंट पढ़ते जा रहा, मैं इसको सॉल्व करते जा रहा बस। When the initial velocity of the lighter block is v, then the value of coefficient of restitution, E की वैल्यू पूछा है। अच्छा, कोई अगर दिमाग में अगर जल्दी से पता है कि E की वैल्यू क्या होता है तब तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो थोड़ा ध्यान रख लो। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहाँ से कैलकुलेट करना है, देखो मुझे नहीं पता ना 4m की वेलोसिटी कितना है, तो सपोज कर लेते हैं, लेट सपोज इसकी वेलोसिटी कितना हो गया v2 हो गए आफ्टर द कोलिजन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, ये होता है सेपरेशन वेलोसिटी, सेपरेशन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय अप्रोचिंग वेलोसिटी, ये याद रखना है। ओके, और एक खास बात क्या, सेपरेशन वेलोसिटी क्या हो गया आफ्टर कोलिजन, क्या हो जाएगा यहाँ पे v2 माइनस u1, इस तरीके से सॉल्व कर लोगे। अप्रोचिंग कितने स्पीड से वो अप्रोच कर रहा है, सेपरेशन मीन्स दैट कितने स्पीड के साथ वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। ठीक है, इसका रेशियो को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और ये ई से रिप्रेजेंट करेंगे। न्यूटन्स ने इसको फाइंड आउट किया था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया उसने कोलिजन के केस में, और इस तरीके से उसने ऑब्जर्व किया है, बेसिकली ऑब्जर्व किया कि यार कई बार क्या होता है ना, कोलिजन जैसे इलास्टिक, इन इलास्टिक और पार्शियल इलास्टिक है, कई बार क्या होता है बेसिकली मोमेंटम का एक्सचेंज ही है कोलिजन, और इस ड्यूरेशन में क्या होता है वेलोसिटी क्या हो जाता है डिफरेंट हो जाती है। बट इसका जो रेशो होता है ना सेपरेशन वेलोसिटी और अप्रोचिंग वेलोसिटी, एक कुछ फिक्स वैल्यू आता है एक डिफरेंट सिचुएशन में, और उस रेशो को हमने क्या लिखा है, उसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, इसमें एक और ध्यान रखना है कि अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो याद रखना ई की वैल्यू होता है 1, किसके लिए, फॉर इलास्टिक कोलिजन। इन केस अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो ई की वैल्यू होता है 0 फॉर इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होता है 0। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू, बट पार्शियली इलास्टिक कोलिजन के लिए जो ई जो की वैल्यू होती है वो बिलोंग करती है 0 to 1, ये भी याद रखना है। कितने होती है ये, फॉर पार्शियली इलास्टिक कोलिजन। पार्शियली इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन क्या होगा, जिसमें शेप और साइज़ क्या करेगा, बॉडी का रिगेन करेगा। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, वो क्या होगा, शेप और साइज़ कभी रिगेन ही नहीं कर पाएगा, दोनों चिपक के चले जाएंगे। पासे इलास्टिक के अंदर क्या होगा, हल्का फुल्का फिर से रिगेन करेगा, कुछ तो फ्रैक्शन लॉस होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी में, वो उसको देखेंगे। तो क्या इस तीनों इक्वेशन से तुमको दिख रहा क्या कि ई की वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये भी एक क्वेश्चन होता है जनरली। ई बिलोंग करता है 0 से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 लेस देन इक्वल्स टू द 1, ये हमेशा याद रखना है। ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के केस में इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये मैंने बता दी। अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, आफ्टर कोलिजन सेपरेशन वेलोसिटी कितना हो गया, इस पिक्चर में दिख रहा है तुमको, सेपरेशन वेलोसिटी कितना हो गया, सेपरेशन वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगा, ये देखो कुछ नहीं देखना है, रिलेटिव वेलोसिटी देखना है बस, तुमको ध्यान रखना है। देखो m1 और 4m ये तो रेस्ट पे आ गया, और 4m कितना हो गया v2 वेलोसिटी से जा रहा, तो एक्चुअल वेलोसिटी m के रिस्पेक्ट में 4m की वेलोसिटी कितना हो गया v2, है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो v2 माइनस v1, और v1 की वैल्यू कितना है, रेस्ट पे आ गया, सो यहाँ पे फाइनली v2 हो गया। ठीक है, बिकॉज इसकी वैल्यू कितना है 0। अप्रोचिंग वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, कितने स्पीड के साथ एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ही देखना है बिफोर द कोलिजन। बिफोर कोलिजन देखो 4m का वेलोसिटी रेस्ट पे है, और या बेसिकली बॉडी रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितना है 0,
और m क्या हो रहा है, v स्पीड से आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है अप्रोचिंग वेलोसिटी कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, याद रखना है अगर नहीं कुछ भी होता है तो ये तुम सीधा से कर सकते हो u1 माइनस u2, ये भी कर सकते हो। और कितना आ गया यहाँ पे u, यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है v1 u1 की वैल्यू कितना है v, u2 की वैल्यू कितना है 0 है, तो फाइनली हमको मिल गया। अब इसका अगर रेशियो निकालूंगा तो इक्वल क्या हो जाएगा, सेपरेशन वेलोसिटी अपॉन अप्रोचिंग वेलोसिटी कितना होगा v2 बाई v। क्या मुझे v2 की वैल्यू गिवन है क्या इस क्वेश्चन के अंदर, नहीं, बट कंडीशन तो गिवन है ना कि आफ्टर कोलिजन जो इसका वेलोसिटी हो गया लेटर ऑब्जेक्ट की कितना हो गया, रेस्ट पे आ गया, और मैंने इसको सपोज करके भी चल रहा हूँ कि आफ्टर कोलिजन 4m की वेलोसिटी कितना है v2, तो हमको सबसे पहले v2 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या है, सीधी सी बात है, मैंने कितनी बार बोला हूँ कि कोलिजन के केस में कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं, है ना, तो यहाँ पे मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा, तो हम लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करके v2 को कैलकुलेट करेंगे। लीनियर मोमेंटम मतलब कि बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। चलो यहाँ पे देख लो, इस डायग्राम में देखो टोटल मोमेंटम कितना है भाई बिफोर कोलिजन, देखो m मल्टीप्लाई बाय v, ठीक है। अगर नहीं आता समझ में तो इसको और अच्छी तरीके से लिख लेता हूँ, देखो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, वेयर क्या है, u1 है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल a बिफोर द कोलिजन, u2 velocity of the particle b before the collision, m1 m2 is the mass of their masses, and v1 क्या है आफ्टर कोलिजन जो पार्टिकल a है उसकी वेलोसिटी, आफ्टर कोलिजन पार्टिकल p की वेलोसिटी। सो यहाँ पे इस तरीके से तुमको जल्दी से सॉल्व करना पड़ेगा। गिवन क्या था, u1 की वैल्यू गिवन था v, और m1 की वैल्यू कितना गिवन है, यहाँ पे देखो m गिवन है, तो यहाँ पे देखते हैं m मल्टीप्लाई बाई v प्लस m2 की वैल्यू कितना है 4m, बट यार ये तो रेस्ट पे है तो ऑब्वियस पता है वेलोसिटी कितना हो गया 0, इसकी वेलोसिटी, इसका मास कितना है m, वेलोसिटी कितना हुआ है v1 का, ये रेस्ट पे आया, ये क्वेश्चन में गिवन है, एंड m2 की वैल्यू कितना है 4m, और हमने तो सपोज करके ही चल रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी कितना है v2। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्या हो गया, v इज इक्वल्स टू 4m इंटू v2, तो मुझे v2 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, कितना होगा, देखो ये m और m तो कैंसल आउट ही हो गया, डायरेक्ट दिख रहा है, सो v2 की वैल्यू कितना हो गया v/4, दिख रहा है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवीजन में लेके चलेंगे, सो v2 की वैल्यू कितना हो गया मेरे पास v/4। अगर इस इक्वेशन में बड़े ध्यान से देखो, इस इक्वेशन के अंदर अगर मैंने पुट कर दिया इस v2 की वैल्यू को, तो क्या ई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा क्या, यस, v2/v1 की वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया v/4 डिवाइडेड बाई v, कैंसल आउट करोगे तो 1/4 आ रहा है, रेशियो कितना हो गया 1/4, ई की वैल्यू है। अगर इसको फ्रैक्शन से ना लिख के पॉइंट्स के टर्म में लिखना है तो कितना आ जाएगा 0.25, क्लियर। और इस तरीके से तुम्हारा अगेन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया 0.25, ओके। बट देखो यार इलास्टिक कोलिजन के केस में यही चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, इलास्टिक इन इलास्टिक और पार्शियल इलास्टिक के केस में, पार्शियल इलास्टिक के कोलिजन में हमेशा ई के वैल्यू को पुट करना रहेगा, और उसकी वैल्यू क्या होता है, सेपरेशन वेलोसिटी अपॉन अप्रोचिंग वेलोसिटी, और यही रीज़न है कि मैंने ये दो क्वेश्चन यहाँ पे समझाया है ताकि तुम लोग को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। बेसिक चीज़ें क्या याद रखनी है, ये सारी चीज़ें जो मैंने लिख दिया नीचे, जहाँ पे मैंने सेपरेशन वेलोसिटी और अप्रोचिंग वेलोसिटी का रेशो बताया, और उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और उसके लिए भी डिफरेंट कंडीशन उसकी वैल्यूज भी बता दिया मैंने, और डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, 0 to 1 किसकी वैल्यू होती है, ई की वैल्यू, तो ये भी ध्यान रखना। ओके, थैंक यू डियर, बाय।